जय हिंद। आप सभी को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है इस नए से वीडियो में। यहाँ पे देखकर आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग आज पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि आखिर डायमंड और क्या कहते हैं, ग्रेफाइट के बारे में बात किए थे। डायमंड मतलब बात करें तो हीरा होता है, और ग्रेफाइट मतलब बात करें तो क्या होता है, ग्रेफाइट एक प्रकार का पेंसिल का नोक होता है, वैसा ग्रेफाइट एक प्रकार का कार्बन का ही अपरूप था। ठीक है, तो हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे कार्बन का अपरूप का। इसके पहले कार्बन के अपरूप से भी पढ़े थे हम लोग सहसंयोजक आबंधन, जो कि आपको अच्छी तरह से पता होगा। इसके बाद आए थे कार्बन का अपरूप। इसके बाद उसके पहले थोड़ी सी बातें पढ़ी थी कि कार्बन पाया कहाँ पे जाता है, तो कार्बन की उपस्थिति अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। ठीक है, अब कार्बन की उपस्थिति पढ़ने के बाद आया था क्या कहते हैं, कार्बन का अपरूप कि कार्बन कौन कौन से रूपों में पाया जाता है। तो हमने बताया था कि कार्बन का अपरूप क्या होता है, जिनका भौतिक गुणधर्म क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म एक समान होता था ना, तो उसे हम लोग कहते थे अपरूप। इसी प्रकार से कार्बन के मुख्यतः तीन अपरूप होते थे। एक था हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा C16, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन 16, यानी कार्बन 16 बकमिलिस्टर फुलेरे। समझ में आई बात है, तो हम लोग सब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, बिकॉज उस चैप्टर में मतलब उस लेक्चर में मतलब कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में खत्म नहीं हो पाया था, क्योंकि थोड़ा सा ये बातें जो है थोड़ा सा लंबा है। यहाँ पे इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे हीरा और ग्रेफाइट के बारे में, तो वहाँ कुछ हीरा और ग्रेफाइट के बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज पढ़ने वाले हीरा का संरचना और ग्रेफाइट का संरचना के बारे में पढ़ेंगे। चाहेंगे कि आज हीरा और ग्रेफाइट का संरचना प्लस में इसका उपयोग तो दिया नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन हाँ हम लोग इसको भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। वैसे तो ये सभी नहीं किया हुआ, इसका केवल स्ट्रक्चर बना दिया गया है, लेकिन हाँ हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर कैसा होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग सब थोड़ा सा डीप में जानेंगे। समझ में आई बात है क्या? तो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। इसके बाद स्ट्रक्चर के बाद हम लोग देखेंगे हीरा का उपयोग कब किया जाता है, ग्रेफाइट का देख लेंगे, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, इसके बाद उसका उपयोग देख लेंगे। इसके बाद C16 बकमिलिस्टर फुलेरे आ जाएगा। समझ में आई बात है? हम ऐसे ही बोले थे कि इतना मतलब कि एक दो लेक्चर में खत्म नहीं हो जाएगा। कार्बन के अपरूप हो सकता है कि अगला लेक्चर में खत्म हो जाएगा, इस लेक्चर में खत्म करने का प्रयास करेंगे भी तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज एक आध लेक्चर और अगले लेक्चर में भी खत्म हो जाए तो ठीक है, लेकिन उसमें भी हमें लगता है कि खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के बारे में। आखिर हीरा का संरचना क्या होता है, आखिर हीरा इतना कठोर तत्व होता क्यों है। आपको बताया गया था कि हीरा प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व होता है। ठीक है, तो हीरा इतना कठोर क्यों होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, हीरा एक प्रकार का प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व होता है। बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं और इस बातों से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में भी ये बातें आया था और चैप्टर नंबर 4 में भी पीछे बता दिया गया। समझ में आई बातें क्या? आगे, क्योंकि इसके संरचना में कार्बन परमाणु अन्य कार्बन के साथ बहुत ही मजबूत सहसंयोजक आबंधन के द्वारा जुड़ा होता है। अब बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़े थे सहसंयोजक का आबंधन, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है। तो इनके बीच जो बंधन बनता है ना, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही तेज गति से, मतलब कि बोले तो बहुत ही मजबूती से बनता है। इसी कारण से क्या करता है, इसमें कार्बन जो होता है ना, अन्य कार्बन के साथ बहुत ही मजबूत सहसंयोजक आबंधन के द्वारा जुड़ा होता है। अब आगे, हीरा में संरचना, हीरा के संरचना में कार्बन चतुष्फलकीय रूप में जुड़े होते हैं। चतुष्फलकीय क्या होता है, तो चतुष्फलकीय मतलब चार कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होगा। समझ में आई बात है? अभी बता रहे हैं कैसे जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बातें समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है कि यह इतना कठोर होता है। बातें समझ में आने से भी तुरंत बताएंगे। देखिएगा, जैसे कि मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, चतुष्फलकीय क्या होता है, एक यहाँ पे कार्बन है। अब आपको पता है कि कार्बन का संयोजकता 4 होता है, जानते हैं कि नहीं जानते, बातें आपको पता है, अच्छी तरीके से पता है, 4 संयोजकता होता है। तो अब इससे भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है ऐसे, इससे भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है ऐसे, जगह नहीं आप सीधा बना लीजिएगा। ठीक है, इससे भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है ऐसे, और इससे भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है ऐसे। समझ में आई बातें क्या? तो इस तरह से कार्बन क्या बना रहा है, चतुष्फलकीय, मतलब 4 कार्बन जोड़ा है आपस आपस, इसी को कहते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय जिसे हम इंग्लिश में बात करते हैं टेट्राहेड्रल। समझ में आई बात है? तो चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। अब बताइए, एक कार्बन से बहुत सारे कार्बन क्या है, मतलब 4 कार्बन जुड़ रहे हैं, बहुत ही मजबूत सहसंयोजक आबंधन। ये तो बातें समझ में आते हैं ना, सहसंयोजक आबंधन बता दिया गया था, और कार्बन हमेशा सहसंयोजक आबंधन का ही निर्माण करता था। इसी की वजह से क्या करता है, हीरा बहुत ही कठोर होता है। आगे भी मैंने लिखा है, हीरा का घनत्व ज्यादा तथा
कठोर होने के कारण इनका गलनांक बिंदु बहुत ही ज्यादा होता है। तो भाई यहाँ पे घनत्व क्या होता है? अब यहाँ पे कठोर तो समझ में आता है, बहुत ही कठोर होना, मजबूत होना, कठोर होना कह सकते हैं, लेकिन घनत्व आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, अलग सी बात है। तो घनत्व को हम लोग जानते हैं डेंसिटी के नाम से, इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी, जो कि क्लास 9 में आ गया था, लेकिन फिर से बताएंगे। घनत्व मतलब हम लोग समझते हैं कि मान लिया जाए इतना एक बड़ा हम कुछ भी ले लेते हैं ऐसा डिब्बा टाइप सा, और एक और डिब्बा लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा लगता है इसमें भी कण रखे हैं, मैंने मान लिया जाए बालू का कण रखे, ठीक है। बालू का कण इतना सारा रखे हैं और इसमें इतना सारा रखे, बहुत सारा रखे। मतलब अब आपको देखने से पता चलेगा कि दोनों का माना जो साइज तो बराबर है, लेकिन बालू का कण बहुत ज्यादा किसमें रखा हुआ है, उसमें रखा हुआ है, तो घनत्व किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। इसी प्रकार से बताइए, इसमें देखिएगा कार्बन का 4 संयोजकता होता है, और चारों संयोजकता से कार्बन कार्बन इतना ज्यादा, कार्बन बहुत ही अधिक मात्रा में जुड़ जाता है ना, कि इसका संरचना मतलब कि इतना ज्यादा पैक्ड हो जाता है, पैक्ड मतलब कि आपस में मिल जाता है, इसी कारण से यह कठोर हो जाता है। अब कठोर होगा, घनत्व इसका ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा मतलब कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में जुड़ा होता है, समझ में आई? मतलब बहुत ही ज्यादा, आप गिन भी नहीं सकते, कल्पना तक नहीं कर सकते हैं कि हीरा में कार्बन कितने सारे मात्रा में रहते हैं। समझ में आई बात है क्या? इसी कारण इसका घनत्व हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। तो घनत्व ज्यादा होने के कारण तथा कठोर होने के कारण इनका गलनांक बिंदु बहुत ही ज्यादा होता है। अब आप लोग से एक सवाल है मेरा कि अब बताइए हीरा का गलनांक बिंदु कितना होता है, जो कि चैप्टर नंबर 3 में आपको बता दिया, यदि याद होगा तो बताइए थोड़ा सा, नहीं तो हम तो यहाँ बताएंगे। फिलहाल आपको बताना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको बता दिया गया, ऐसे आपको बताया गया था हीरा का गलनांक बिंदु क्या होता है। हीरा का गलनांक बिंदु होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। अब बोलिए की बातें नहीं बताया गया, आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आप, अब यहाँ पे हमने, यहाँ तक बातें आपको समझ में आया होगा। अब आगे एक पॉइंट और लिखा है, हीरा में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। आपको धातु और अधातु पढ़ाया जा रहा था, तो वहां पे साफ साफ बातें बताया गया था कि धातु में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री पाए जाते हैं। इसी कारण से क्या करता है, धातु हमेशा विद्युत का चालन करता है, उसमें हमेशा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, लेकिन अधातुओं में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं पाए जाते, इसी कारण से वह कभी भी विद्युत का कंडक्ट नहीं करता है। अब इसके बाद हम लोग ग्रेफाइट पढ़ेंगे, तो आपको पता होगा ग्रेफाइट में विद्युत का तो चालन होता है, तो उसमें बताएंगे कि आखिर ग्रेफाइट में ऐसा क्या होता है जिसके कारण उसमें विद्युत का चालन होता है। तो सब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब लेन देन होता है, मतलब वही के कारण होता है, ठीक है। तो हीरा में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। और क्यों नहीं पाए जाते अभी तुरंत बताएंगे कैसे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर जानेंगे तब ना देखेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। जैसे कि आपको बताया जा रहा था, मान लिया जाए सोडियम मेरे पास धातु है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो इसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, तभी तो यह किसी को दान दे देता था। अब दान देगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम में विद्युत का प्रवाह होता था। इसी प्रकार से आपको बताया गया था धातु में हमेशा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा देते हैं, इसी कारण से उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो धातु क्या करते हैं, विद्युत का चालन करता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे हीरा क्या है भाई, तो हीरा एक प्रकार का धातु है, क्योंकि कार्बन से मिलकर बना हुआ है ना, तो इसमें तो विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन बात रही ग्रेफाइट में भी तो अधातु है, ग्रेफाइट भी रहता है, लेकिन वह क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री मतलब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, और इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। कैसे नहीं पाए जाते हैं, क्यों नहीं पाए जाते हैं, दिखाएंगे अभी तुरंत। अब हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। एस टी मतलब होता है संरचना, संरचना को हम लोग शॉर्ट में लिखे, एस टी का मतलब स्ट्रक्चर हो सकता है, तो आप पूरा में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कैसे बनाएंगे, तो आपको बताया गया है कि इसका संरचना चतुष्फलकीय होता है। हम कार्बन लेते हैं, कैसे, सिंपल सी बात है, कार्बन लेते हैं, कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं, आपको पता है संरचना 4, इससे एक कार्बन जोड़ दे कोई दिक्कत, इससे एक कार्बन जोड़ दे कोई दिक्कत, इससे एक कार्बन जोड़ दे कोई दिक्कत नहीं होती, इससे एक कार्बन चलेगा, ऐसे बनाते चले। अब मान लिया जाए इसका है, ये भी कार्बन है, तो इसका भी 4 वैलेंसी होगा कि नहीं, 1 2 3, चौथा कहाँ बना है भाई, अरे भाई चौथा तो यहाँ है ना, चौथा इसके पास था तो इसके साथ तो बॉन्ड बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तब 3 और जुड़ गया ऐसे,
फिर यहाँ कार्बन आ गया, फिर यहाँ कार्बन आ गया, फिर यहाँ कार्बन आ गया। अब यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो फिर से यहाँ कार्बन जुड़ जाएगा, फिर से यहाँ कार्बन जुड़ जाएगा, फिर से यहाँ कार्बन जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन पहले से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर से यहाँ कार्बन, फिर से यहाँ कार्बन और फिर से यहाँ कार्बन, ऐसे जुड़ते जाते हैं। समझ में आई बात है। फिर से यदि मैं बनाना चाहूँ तो इसका पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, ऐसे ऐसे जुड़ता जाएगा। और इसके पास भी फिर से 3 इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन, फिर से यहाँ कार्बन जोड़ दीजिए, फिर से यहाँ कार्बन जोड़ दीजिए और फिर से यहाँ कार्बन जोड़ दीजिए। इसी प्रकार से इसके पास भी होता है, इसके पास भी, इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन एक यहाँ जोड़ दीजिए, एक यहाँ और एक यहाँ पे जोड़ दीजिए। इसी प्रकार से जोड़ते जोड़ते चले जाइए, सिंपल सी बातें हैं। कार्बन कार्बन कार्बन। अब इकाऊ जगह ना बच रहा है तो आप लोग ऐसा बनाते जाइएगा, तो यह स्ट्रक्चर किसका बनते जा रहा है, कार्बन का बनते जा रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ भी तो है ना भाई, यहाँ भी बना देते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। इसी प्रकार से इसके पास भी होगा, कार्बन कार्बन कार्बन। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान से एक बातों को गौर करना है कि यहाँ पे देखिएगा इसके पास क्या दिख रहा है, इसके पास कभी इलेक्ट्रॉन खाली दिख रहा है क्या? बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसका जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, क्या कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं? बाहरी कक्षा में तो 4 इलेक्ट्रॉन में से कभी भी इलेक्ट्रॉन खाली बच रहा है क्या? नहीं ना, चारों इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ तुरंत से कार्बन जुड़ जा रहे हैं, तुरंत से कार्बन जुड़ते जा रहे हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है। इसी कारण बोलते हैं कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिस कारण से हीरा में क्या होता है, विद्युत का परवाह नहीं हो पाता है। अब आते यहाँ तक आपको अच्छी तरीका से क्लियर होगा। ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। इसके बाद आ रहा है आपका टॉपिक कि हीरा का उपयोग कहाँ होता है। कि आपके सिलेबस में ना है लेकिन फिर भी कहते हैं पढ़ लीजिए, बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं कि हीरा का, डायमंड का हम लोग स्ट्रक्चर देख लिए। अब आते हैं क्या, हीरा का उपयोग कहाँ होता है। आखिर इतना कठोर है तो कहीं तो उपयोग होगा ना। और एक बातें बताया जाएगा, हीरा का जब उपयोग पढ़िएगा ना तो वहाँ पे कुछ बातें बताएंगे आपको कि कौन सा हीरा का क्या बनाया जाता है, कौन सा हीरा का क्या नहीं बनाया जाता। इसी कारण उस टॉपिक को हम पढ़ाना चाहते हैं ताकि बहुत अच्छी तरीके से उसमें आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो ये क्या था, हीरा का संरचना। ठीक है, चलिए अब आते हैं नए टॉपिक में। पहले यहाँ तक आप अच्छी तरह से, हो सकता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार दीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं हीरा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आखिर हम लोग पढ़ चुके हैं कि हीरा का संरचना कैसा होता है, क्यों होता है, ये तो बातें नहीं बताया गया है। लेकिन हाँ, हीरा एक दूसरे से क्या होते हैं, हीरा का निर्माण करने के लिए भी देखेंगे क्या क्या किया जाता है। ठीक है, क्या ऐसा भी होता है कि हीरा आर्टिफिशियल बनाया जाता है, अभी तुरंत हम लोग पढ़ लेंगे। इसी कारण बोले थे कि अगले आने वाले टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें कुछ बातों को न्यू तरीका से आपको बताएंगे। अगर समझ में आई बातें क्या, तो हम लोग पिछले जो कि हीरा का संरचना पढ़ चुके हैं, आशा करते हैं वहां तक आपको बहुत अच्छी तरीका से क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं यूज ऑफ डायमंड, जिसे हम लोग कहते हैं हीरा का उपयोग। आखिर हीरा का उपयोग होता कहाँ है? इतना ज्यादा कठोर पदार्थ है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण पदार्थ है, इतना अच्छा ही तत्व है, तो बताइए इसका कुछ ना कुछ तो उपयोग होना चाहिए था ना। अब देखेंगे कि हीरा का इतना कठोर होने के कारण इनका प्रयोग अनेकों कार्यों में होता है। जैसे जैसे में हम देखेंगे कि इसका प्रयोग कुओं की खुदाई, आप देखे होंगे कभी कभी ऐसा तो होता है कि मतलब कभी कभी कल खुदाने के लिए आता है, कल को ड्रिलिंग करने के लिए आता है, तो आप सुने होंगे कि हीरा बोरिंग आया है। हीरा बोरिंग कभी तो नाम सुने होंगे ना, नहीं सुने कोई बात नहीं, ये भी सुन लीजिएगा। हीरा बोरिंग के नाम से सुने हैं क्या, कि हीरा बोरिंग आया था ड्रिलिंग करने के लिए। तो उसमें सही बात है, पहले तो ऐसे जब भी मैं छोटा था तो ऐसे सुनता था हीरा बोरिंग आया है मतलब उसमें हीरा लगा होता है क्या। तो ऐसे जब सुनता था मैंने तो उस समय हमें थोड़ा सा लगता था कि ऐसा तो रियली में उसमें हीरा हो नहीं रहा होगा, क्योंकि उसमें बिकॉज ये हीरा होना ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हमें उस समय बहुत ही बता दिया गया था कि हीरा न जाने कितना ज्यादा मतलब ऐसे बचपन में बहुत कुछ बातें बता दिया जाता है कि हीरा बहुत ही ज्यादा महंगा होता है,
मिलता ही नहीं है, समझ में आई बात है। तो उसमें कैसे हीरा लगाया जाएगा भाई, उसे तो चुरा कर भाग जाएगा, बहुत कुछ सोचा करते थे। लेकिन अभी बताएंगे कि जो खुदाई करने के लिए होता है वह कौन सा हीरा होता है, और जो आभूषण बनाया जाता है वह कौन सा हीरा होता है। जानकर आपको बहुत ही हैरानी होगा, इंटरेस्टिंग बातें समझिए। तो इसका प्रयोग कुआं का खुदाई वो पत्थरों व पहाड़ों में छिद्र करने के लिए किया जाता है। आपको पता है कि जब कहीं कहीं पत्थर मिल जाता है तो उसको छिद्र करने के लिए पत्थर को पहले तोड़ा जाता है। तो तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यही हीरा का प्रयोग किया जाता है। कौन सा हीरा होता है वो बताएंगे, ठीक है। तो हीरा का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह बहुत ही कठोर सबस्टांस होता है। समझ में आई बात है क्या। आगे इसके अलावा इसका प्रयोग ग्लास काटने के लिए, आप देखे होंगे ग्लास काटा जाता है। जैसे देखिए ग्लास मतलब होता है शीशा, ग्लास मतलब पानी पीने वाला ग्लास नहीं, शीशा होता है। शीशा बहुत ही मजबूत मजबूत होता है, तो शीशा को काटने के लिए इसी हीरा का प्रयोग किया जाता है। ग्लास काटने के लिए तथा औजारों को काटने के लिए, जैसे मजबूत मजबूत औजार आता है तो वह कटता नहीं, नॉर्मल से ऐसा औजार आता है तो ये सब काटने के लिए ऐसा तो नॉर्मल होता है, ये सब ऐसे ही काट दिया जाता है। लेकिन जो मजबूत मजबूत औजार आता है, जैसे बहुत ऐसा आप औजार देखे होंगे, इनको काटने के लिए बहुत ही मतलब कि ऐसा सोचिएगा कि उसे काटने के लिए क्या लगाया जाता होगा, तो उसको काटने के लिए इसका ही प्रयोग किया जाता है, औजारों को काटने के लिए हीरा का। तथा मार्बल जैसे टाइल्स, आप जानते होंगे टाइल्स होता है, मार्बल होता है, तो ऐसे ऐसे क्यों काटा है, ऐसे कैसे काट कर ला दिया जाता है चरकुट्टा आकार का, वैसे क्या मशीन होता है क्या काटने के लिए। तो मशीन में जो प्रयोग होता है यही हीरा का प्रयोग होता है। तब जाकर मार्बल हो गया, टाइल्स हो गया, ये सब जो होता है औजार हो गया, ये सब काटने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हीरा का प्रयोग ज्वेलरी, जिसे हम लोग कहते हैं आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अब आपके मन में एक ही सवाल होगा, क्या भाई हीरा का प्रयोग काटने के लिए भी किया जा रहा है और ज्वेलरी मतलब आभूषण बनाने के लिए भी किया जाता है, क्या दोनों एक ही प्रकार का होता है। लेकिन आगे बातें सुनकर आपको हैरानी होगी, कौन सी बातें देखिएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हीरा का निर्माण मानव द्वारा भी किया जा सकता है, जिसे मानव निर्मित हीरा कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो आर्टिफिशियल। ये बातें याद होगा, आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, मानव निर्मित। क्या कहते हैं आर्टिफिशियल को, मानव निर्मित। ये बातें आपको अच्छी तरह से पता होगा क्योंकि आप बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, मतलब कि मानव क्या कहते हैं, प्राकृतिक के द्वारा दे दिया गया, उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक। लेकिन मानव निर्मित क्या होता है, जिसका निर्माण मानव ने किया उसे कहते हैं मानव निर्मित। हमने बोला कि लेकिन क्या आपको पता है हीरा का निर्माण मानव के द्वारा भी किया जा सकता है, और जो हीरा का निर्माण मानव करते हैं ना, उन हीरो को नाम देते हैं मानव निर्मित हीरा, जिसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल डायमंड कहते हैं। समझ में आई बातें होंगी। अब आगे, मानव निर्मित हीरा का प्रयोग शुद्ध कार्बन को उच्च दाब व ताप पर निर्माण किया जाता है। अब बताया गया था, अभी बोले थे कि कैसे हीरा का निर्माण किया जाएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है, आपको पता है कि हीरा को बनाने के लिए कार्बन की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए यहाँ पे शुद्ध कार्बन का ही प्रयोग होता है, लेकिन कार्बन का प्रयोग में लेकर उच्च दाब मतलब बहुत ज्यादा हाई दाब, हाई दाब मतलब हाई प्रेशर कहेंगे, और हिंदी में उच्च दाब, तथा हाई टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा उच्च तापमान पर हीरा का निर्माण किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं मानव निर्मित हीरा कहते हैं। आगे, इनमें से प्राकृतिक हीरा का मुख्य रूप से उपयोग आभूषण बनाने के लिए होता है। अब आपको बातें क्लियर होगा कि जो प्राकृतिक हीरा होता है, जो जैसे कि आपको बताया थे पिछले लेक्चर में कि कुछ ऐसे होते हैं कार्बन जो क्या होते हैं फ्री रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि हीरा आपको बताया गया था, ग्रेफाइट बताया गया था, ये क्या होते हैं स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। तो जो स्वतंत्र रूप में हीरा पाया जाएगा उसका प्रयोग कहाँ होता है, तो आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। आपको पता होगा ज्वेलरी बनाया जाता है, इसे आभूषण कहते हैं। तो आभूषण बनाने के लिए प्राकृतिक हीरा का होता है, लेकिन पत्थरों व पहाड़ों तथा छिद्र तथा अन्य मजबूत वस्तुओं को काटने के लिए मानव निर्मित हीरा का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको क्लियर होगा जो छिद्र करने के लिए आता है, ड्रिलिंग करने के लिए आता है, उसमें हीरा तो लगा होता है, लेकिन कौन सी हीरा भाई, तो मानव निर्मित हीरा लगा हुआ होता है। आपको बात अच्छी तरीके से क्लियर होगा। इसी कारण मानव निर्मित हीरा प्राकृतिक हीरा के जैसा ओरिजिनल, मतलब कि उसके जैसा सेम टू सेम, हिंदी इसका ओरिजिनल का क्या होता है आप लिख लीजिएगा, ओरिजिनल नहीं होता। आप कह सकते हैं ना भाई कि मानव निर्मित भी हीरा है और प्राकृतिक भी हीरा है, लेकिन मानव निर्मित हीरा और प्राकृतिक हीरा में कुछ ना कुछ तो अंतर है ना। दोनों तो मानव के जैसा क्या हो सकता, दोनों एक जैसा ओरिजिनल तो हो नहीं सकता, ये बातें यहाँ बोला गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये था आपका पूर्ण रूप से हीरा के बारे में जानकारी। आपको यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, यहाँ तक यदि आपको यहाँ तक ये सब बातें हीरा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने में लगा होगा, बिकॉज ये ऐसा भी बहुत हार्ड नहीं है, इसी कारण से हम पढ़ाना चाहते हैं।
कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। समझ में आई बात है? वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए हर्जा की बात है नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ होता है। तो हमें लगता है कि अगला लेक्चर में भी खत्म नहीं हो पाएगा कार्बन का प्रूफ। इसके बाद का एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग कार्बन 16 बकमिनिस्टर फ्लोरीन को खत्म कर देंगे। समझ में आई बात है? तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, यहाँ तक बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज